Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yameen and I welcome you all in another episode of Candid with YY. हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट करी है, इस सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव ये है कि चंद ऐसे सवालात जो कि नॉर्मल ऑडियंस मुझसे पूछती रहती है, अक्सर वक्तन फ़वक्तन पूछती रहती है, मैं उनके आंसर्स दिया करूं थ्रू अ प्लेटफॉर्म जो कि सबके लिए एक्सेसिबल हो, लाइफ टाइम के लिए एक्सेसिबल हो, उनके पास कंटेंट अवेलेबल। अब इसी सिलसिले के अंदर मेरे पास कुछ और सवाल लास्ट एपिसोड के बाद जमा हो गए थे और इस बार मैं आप सब लोगों के सवालात लूँगा और उनके कैंडिड जवाबात दूंगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। तो जी चलें शुरू करते हैं। कुछ सवाल आए हुए हैं। अच्छा, इस बार जो मैंने सवालात की टाइप पिक करी है वो सारे के सारे वो टाइप के सवालात हैं जो कि ज़्यादातर कंसर्न करते हैं ACCA को। जाहिर सी बात है कि मैं ख़ुद एक प्रोफेशनल ट्यूटर हूँ ACCA का, तो ज़्यादातर सवालात मेरे पास वो आते हैं जो कि लोग अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं ACCA की। और ख़ाली अंडरस्टैंडिंग का मसला नहीं है, अंडरस्टैंडिंग तो बहुत सारी ऑलरेडी अवेलेबल है ओवर दी इंटरनेट, लेकिन बहुत सारे लोगों की बहुत इंटरेस्टिंग क्वेरीज़ होती हैं रिगार्डिंग ACCA। यानी वो अक्सर ये पूछना चाह रहे होते हैं क्या ACCA वर्थ भी करता है या नहीं करता, पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते ACCA के, क्या ये CA से बेहतर है या CA से बेहतर नहीं है। इन सारे सवालात के जवाबात जो कि मुझसे पूछे गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं उनके जवाबात आज देना चाहूँगा। तो जी पहला सवाल जो मेरे पास है वो पहला सवाल बड़ा सिंपल सवाल है और ये सिंपल सवाल बहुत सारे लोगों ने मुझसे वक्तन फ़वक्तन पूछा है। कहते हैं जी आसान ज़बान के अंदर बता दीजिए व्हाट इज़ ACCA। तो देखें ACCA क्या है। ACCA एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है। वैसे देखा जाए तो ACCA एक बॉडी का नाम है, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये जो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स की बॉडी है, ये बॉडी फॉर्म हुई थी 1904 के अंदर। यानी अगर आज जब ये वीडियो बन रही है तो ये 2024 है और ये बॉडी बनी थी 1904 के अंदर। तो शायद कोई 120 साल का अरसा हो चुका है इस बॉडी को जब से कि ये दुनिया के अंदर एग्जिस्टेंस के अंदर आई है। ये जो ACCA की बॉडी है ना, ये एग्जिस्टेंस के अंदर कुछ इस तरीके से आई थी और इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ACCA वालों ने अपनी एक स्टोरी, अपनी एक हिस्ट्री भी पब्लिश की थी जो जिसका लिंक मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो के अंदर नीचे मेंशन कर दूंगा, आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा। तो चंद आपस में लोग थे और लगभग 8 लोग थे जिन्होंने कलेक्टिवली उस ज़माने के अंदर यानी 1904 के अंदर जाके ये डिसाइड किया कि यार कोई एक ऐसी अकाउंटेंट्स की बॉडी होनी चाहिए है जो कि ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन लेकर आ। इससे पहले बहुत सारे बिजनेस प्रोफेशंस हुआ करते थे, इससे पहले बहुत सारी चंद अकाउंटेंसी बॉडीज़ हुआ करती थी, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव बाकी बॉडीज़ के ऑब्जेक्टिव से बड़ा डिफरेंट था। फॉर एग्जांपल जो ICAW की बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स, ये बॉडी क्रिएट हुई थी 1880 के अंदर। उसके लगभग 24 साल के बाद जाके ACCA फॉर्म हुआ। 8 लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशन है, विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये अकाउंटेंसी का प्रोफेशन भी एक जगह लिमिट नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों है कि हम अकाउंटिंग की नॉलेज, हिसाब किताब की इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स का क्लीन होना और ये फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना, हम इसको एक ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर लिमिट क्यों करें। लेट्स क्रिएट अ ग्लोबल एसोसिएशन जहाँ पे दुनिया भर के जो अकाउंटेंट्स हैं या जो पोटेंशियल अकाउंटेंट्स हैं वो एक जगह आके कोलैबोरेट किया करें, और जब दुनिया भर के दिमाग, दुनिया भर के रिसोर्सेज एक जगह आके काम किया करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट होगा जो कि वंडरफुल होगा। ACCA का पहले दिन से ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ग्लोबल अपने आप को प्लेस करेंगे। उस ज़माने के अंदर देखिए, उस ज़माने की बात हो रही है जब इंग्लैंड के अंदर विमेन को यानी औरतों को वोटिंग राइट्स तक नहीं दिए जाते थे। उस ज़माने के अंदर ACCA का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जेंडर डाइवर्सिटी लेकर आएंगे, हम जेंडर इक्वालिटी लेकर आएंगे हमारे प्रोफेशन की हद तक। इसके अंदर वेमेन चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स भी होंगे और मेन चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स भी होंगे। और वल्लाहु आलम शायद एक दिन ऐसा आ जाए कि जब वुमेन जो पार्टनर्स हैं, वुमेन मेंबर्स हैं, वो ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू मेल मेंबर्स। तो इनकी बड़ी ओपन बुक टाइप की पॉलिसी थी। इनकी पॉलिसी क्या थी कि भाई ग्लोबल छाना है। खैर, ये एक बेसिक इनका मकसद था कि जहाँ के ऊपर लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएंगे ACCA के।
तो एसीसी की खैर जो क्वालिफ़िकेशन है वो एक ऐसी क्वालिफ़िकेशन है जो कि जो लोग इसको परस्यू करते हैं वो अकाउंटेंसी की फ़ील्ड के अंदर रहने वाले कहलाते हैं। जब आप अकाउंटेंसी की फ़ील्ड में आते हैं तो आप सिर्फ़ एक अकाउंटेंट नहीं बन रहे होते, बल्कि आपके लिए डिफरेंट प्रोफ़ेशनल स्ट्रीम्स ओपन होके आ रही होती। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी अकाउंटेंसी पढ़ने जाता है उसके लिए एक रोल ये निकलता है कि वो एक प्योर अकाउंटेंट बन जाए, हिसाब किताब रखने वाला, राइट तरीके से प्रेजेंट करने वाला बन जाए। एक एक फॉर्मूला ये होता है कि आप एक प्योर अकाउंटेंट बन जाए। आपके पास एक प्लेटफॉर्म ये होता है कि आप फाइनेंस की फील्ड के अंदर आगे बढ़ जाएं, यानी स्टॉक मार्केट्स के अंदर खेलना, ट्रेड करना, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करना, इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करना, कंपनीज को जोड़ना, कंपनीज को तोड़ना, रीऑर्गेनाइज करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, ये सारी फील्ड भी जो है अकाउंटेंसी की फील्ड के अंदर ही आती है। फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल ऑडिट को परस्यू करना। ऑडिट एक फील्ड होती है। ऑडिटर्स वो लोग होते हैं जो कि ऑडिट के प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। ऑडिट का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है, यानी ऑडिटर का रोल एक ऐसा रोल है कि वो समझ लें एक पुलिस की तरह काम करते हैं। वो रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज के ऊपर, ताकि लोगों का भरोसा आ जाए कि ये जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑडिटर क्या करते हैं? ऑडिटर एक तरीके का क्वालिटी चेक लगाते हैं कंपनी के हिसाब किताब के ऊपर, एक क्वालिटी चेक लगाते हैं कंपनी के हिसाब किताब के ऊपर, ताकि उस क्वालिटी सर्टिफिकेशन से लोगों को, इन्वेस्टर्स को जो कि स्टॉक मार्केट में जाके कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगा रहे होते हैं, उनको एक तसल्ली मिल जाए, उनको एक भरोसा मिल जाए कि किसी बाहर के बंदे ने, एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार बंदे ने इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू किया और उनकी नज़र में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे ये बात साबित हो सके कि कंपनी ने अपने हिसाब किताब के अंदर गड़बड़ की है। अब ये जो ऑडिट का प्रोफेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ी है। आप आज अगर आप सोचें कि बिल गेट्स आके किसी पाकिस्तानी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे, या बिल गेट्स जाके किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करे, या एप्पल जाके इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्री किसी के साथ कोलैबोरेशन के अंदर लॉन्च करे, तो ये काम शायद पहले नहीं कर सकता था, क्योंकि डर इस बात का था कि जिनसे बिजनेस डील बनाई जा रही है हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो। तो ऑडिट के प्रोफेसर ने ये इनेबल किया कि फॉर एग्जांपल एप्पल अपनी प्रोडक्शन चाइना में या इंडिया में कर सके, या फॉर एग्जांपल कोई और कंपनी पाकिस्तान के अंदर आके अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सके। एक पाकिस्तानी बंदा किसी यूके के बंदे को पढ़ा सके, या पाकिस्तानी बंदा यूके किसी बिजनेस के अंदर जाके इन्वेस्ट कर सके। यानी ऑडिट के प्रोफेशन की वजह से, ऑडिट के आने वाली रीजनेबल एश्योरेंस की वजह से दुनिया खुल गई, राइट। तो एक मैंने आपको बताया कि आप प्योर अकाउंटेंसी के प्रोफेशन के अंदर चले जाते हैं अगर आप अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को परस्यू करते हैं। इसी तरह आप फाइनेंस के बैकग्राउंड में जा सकते हैं, ऑडिट के अंदर जा सकते हैं, टैक्सेशन एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जो कि अकाउंटेंसी की फील्ड खोलती है। तो जो ACCA है ना बेटा, वो ACCA एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है। एक ऐसी क्वालिफिकेशन जो कि आपको इन सारे एरियाज का फ्लेवर चखाती है और इसके अंदर आपको इनेबल करती है कि आप एक्सपर्ट बन सकें और इसी के अंदर अपना करियर बना सकें। इट्स अ वेरी नोबल करियर, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड करियर। जिस तरह डॉक्टर लोग बनते हुए ये सोच रहे होते हैं ना कि यार हमारी सर्विस को लोग सराहा करेंगे, लॉयर ये सोच रहा होता है कि अगर मैं अच्छा लॉयर बना और मैंने इंसाफ प्रोवाइड किया, मैंने इंसाफ का बोल बाला बुलंद कर दिया, तो मुझे लोग सराहा करेंगे। इसी तरह अकाउंटेंसी भी एक नोबल प्रोफेशन है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है और सक्सेसफुली आगे अपने करियर के अंदर बढ़ता है, तो बेटा आपके ऊपर लोगों का भरोसा होता है, क्योंकि लोग समझते हैं, लोगों का ईमान है कि जो अकाउंटेंट्स कहते हैं टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज बिल्कुल सही कह रहे होते हैं। तो ये फील्ड्स खुलती हैं जो लोग ACCA परस्यू करते हैं। क्लियर हो गई बात ये? तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया बेटा, जिसके अंदर आपने पूछा कि सर आसान लफ्ज़ों के अंदर समझा दें कि ACCA क्या है। बहुत सारे अक्सर ऐसा होता है कि जब साइंस के ज़्यादातर सवाल ये आता है मेरे पास उन स्टूडेंट से जिन्होंने पहले साइंस को परस्यू किया हुआ होता है। जैसे O लेवल्स में आपने साइंसेज लिया हुआ था, या A लेवल्स में आपने साइंसेज लिया हुआ था, या अपने इंटरमीडिएट या किसी बैचलर्स प्रोग्राम में आपने साइंसेज स्टार्ट किया था, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि एक मॉडर्न प्रोफेशन के अंदर आएँ, एक वेल रेप्यूटेड प्रोफेशन के अंदर शिफ्ट कर जाएँ, अकाउंटेंसी के अंदर आएँ, बिजनेस के अंदर आएँ। तो वहाँ पर अक्सर लोग ये सवाल किया करते हैं जिनका जवाब मैंने अभी दे दिया। अच्छा, जब जब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं ना, तो उसके साथ साथ नॉर्मली पेरेंट्स का, लोगों का, ऑडियंस का एक बड़ा दूसरा कॉमन सवाल आता है, और वो सवाल ये है कि सर
इज ACCA अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी? अब भाई बड़ा एक ये वेल सॉर्ट आउट फैक्टर है। आधी दुनिया तो इसी बहस के अंदर पड़ी हुई है, और ये ज़्यादा मसला एशियन कंट्रीज़ का है। पाकिस्तान इंडिया के अंदर मैं ये सवाल बहुत सुनता हूँ। आधे लोग ना इस फड्डे के अंदर पड़े हुए हैं कि भाई क्या ACCA एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी है या नहीं है। सर, हमने तो सुना है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉर एग्जांपल है, जो उस इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं, यानी उस यूनिवर्सिटी या उस एसोसिएशन से क्वालिफाई करते हैं, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहलाते हैं। या जो इंडिया के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहलाते हैं। या जो इंग्लैंड के अंदर ICAW से क्वालिफाई होते हैं, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हैं। सर, ये बात इस्टेब्लिश्ड है, हमारे मामू, पप्पा, चाचा, ताया, जानने वाले, पड़ोसी, सब ने ये बोला कि ACCA चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं है। तो इसीलिए मुझसे ये सवाल किया गया, क्योंकि गालिब गुमान है लोगों के अंदर कि ACCA चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं है। मैं अपनी बात का जवाब ना आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ देना चाहता हूँ, हाँ या ना में नहीं दे रहा, मैं आपका टाइम लूँगा, क्लैरिटी के साथ आंसर करता हूँ। भाई पहली बात तो ये कि ACCA का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। अगर ACCA वालों ने अपनी बॉडी को रजिस्टर कराते हुए या रॉयल चार्टर के लिए अप्लाई करते हुए ज़रा सा नाम सही कर दिया होता ना पाकिस्तानी माइंडसेट के लिहाज से, इन्होंने नाम रख दिया होता अपना एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नाम एब्रीविएशन तो ACCA रहती, लेकिन हमारी जो साउथ एशियन, ये जो पाकिस्तानी इंडिया की कौम है, अफगानिस्तान की कौम है, ये जो हमारी ये देसी लोग हैं, इनको ठंड पै जाती कि यार वाकई ACCA एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है। लेकिन बहुत बड़ा ब्लंडर इनसे क्या हुआ, आपके और मेरे जैसे लोगों के माशरे के अंदर भंड ये हुआ कि इन्होंने नाम रख दिया अपना एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंसी। अच्छा, उस ज़माने में वल्लाह आलम इनको लगता होगा शायद कि एक ये यूनिक नाम होगा, इसलिए इन्होंने अपना चार्टर्ड और सर्टिफाइड का मतलब ये अप्रूव्ड है, ठप्पा लगा हुआ है इनके ऊपर कि ये डन है। सिर्फ चार्टर्ड नहीं है, सर्टिफाइड भी हैं कि ये अकाउंटेंट्स हैं। इन्होंने अपना नाम ऐसे डिवाइस किया। इनको क्या पता था कि हमारे यहाँ इतनी बहस छिड़ जाएगी जितनी बहू और सास की छिड़ जाती है, लेकिन ऐसा ही है। तो भाई पहली बात तो हम, इससे पहले कि मैं अपनी एक बात को एक्सप्लेन करूं, हम ये क्लियर कर लें कि ACCA को रॉयल चार्टर अवार्ड हुआ था 1974 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ II की तरफ से। तो ACCA को चार्टर मिला हुआ है। सर, पहली बात तो आप ये समझाएं कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर चार्टर्ड का मतलब क्या है। सारा फड्डा तो इसी के ऊपर है ना कि चार्टर्ड का मतलब क्या है। तो देखें, चार्टर्ड का जो लफ्ज़ है ना, वो चार्टर्ड का लफ्ज़ निकला है चार्टर से। और सर, चार्टर का मतलब क्या है? चार्टर बेसिकली यानी हिस्टोरिकली चार्टर का मतलब ये होता था, अ चार्टर इज एनी फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कि इशू किया जाता है बाय एनी सॉवरन गवर्नमेंट। चार्टर कोई भी ऐसा एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि इशू किया जाता है बाय अ सॉवरन गवर्नमेंट विच ग्रांट्स द अथॉरिटी टू डू समथिंग। पहली बात तो हम ये क्लियर कर लें कि चार्टर्ड का मतलब, चार्टर्ड का लफ्ज़ अकाउंटेंसी के साथ बाय द वे जुड़ा है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटेंसी मेन चीज़ है। चार्टर्ड क्या है? चार्टर्ड हर वो चीज़ है, चार्टर्ड बेसिकली एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिस फॉर्मल डॉक्यूमेंट के तहत कि एक गवर्नमेंट यानी एक सॉवरन गवर्नमेंट या कोई रेगुलेटरी बॉडी आपको रिकग्नाइज कर लेती है, ऑथराइज कर देती है, आपको ये प्रिविलेज ग्रांट कर देती है किसी भी चीज़ का। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब चार्टर्ड BBA हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कितनी सारी पाकिस्तान में तो आप देखें अक्सर यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई होती हैं विच आर रिकग्नाइज्ड बाय HEC, तो उन पे लिखा हुआ होता है चार्टर्ड बाय HEC। तो भाई उनको भी बोल दो ये चार्टर्ड BBA हैं। कहीं लिखा हुआ होता है किसी कोई यूनिवर्सिटी है जो कि मास्टर्स कराती है, उनकी यूनिवर्सिटी के बाहर लिखा हुआ होता है चार्टर्ड बाय वट एवर कमीशन, सिंध एजुकेशन कमीशन फॉर एग्जाम्पल, तो उनको भी बोल दो भाई चार्टर्ड MBAs हैं ये। भाई चार्टर्ड का लफ्ज़ बेसिकली रेफर करता है इस बात को कि ये क्वालिफिकेशन एक रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है। हिस्टोरिकल इसकी जो थॉट प्रोसेस है चार्टर के पीछे वही है। यानी बहुत पुराने ज़माने के अंदर जब अंग्रेज़ कभी किसी को कोई अथॉरिटी दिया करता था तो उसको चार्टर इशू किया करता है। चार्टर वाज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द क्वीन कि भाई मैंने इसको ये राइट या प्रिविलेज जो है असाइन कर दिया, इनको सर का खिताब दे दिया, इनको कलोनल बना दिया, इनको यहाँ का फॉर एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड बना दिया, वट एवर द केस में भी, जिस काम के लिए भी इस्तेमाल होता होगा। तो चार्टर्ड ये है।
अब चार्टर्ड के लफ्ज़ को अगर अकाउंटेंसी के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब हम बेसिकली एक ऐसी क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसी एसोसिएशन, एक ऐसी बॉडी की बात कर रहे हैं, एक ऐसे इदारे की बात कर रहे हैं जो कि पढ़ाती अकाउंटेंसी है और इनको चार्टर मिला हुआ है गवर्नमेंट से, यानी किसी भी रिकग्नाइज सॉवरेन गवर्नमेंट से, यानी इनको ये अथॉरिटी, लीगल टेंडर दिया गया है कि आप ये काम परसू कर सकते हैं। अच्छा भाई, फास्ट फॉरवर्ड, आज के ज़माने में चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज़ कौन सी हैं? आज के ज़माने में चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज़ उन बॉडीज़ को जाना जाता है जो कि एक प्रोफेशनल इदारा हो, वो फॉर्म हुए हो अंडर द रूल ऑफ लॉ, just like ACCA, it is formed under the rule of law of England, right? It has been given Royal Charter in 1974. It is recognized under Companies Act 2006 जो कि यूके के अंदर एप्लीकेबल है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशनल इदारा हो जिनकी स्ट्रिंजेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हो, उनका एक बेस्ट एथिकल प्रैक्टिसेस हो, उनके लिए उनके पास हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हों और उनके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट हो फॉर देयर मेंबर्स। मैं फिर रिपीट कर दूं, आज के ज़माने में चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज़ क्या हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जो कि एकेडमिक एक्सेलेंस को परसू करती हों, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हो, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को जो है वो इंश्योर करते हों, तो हर वो अकाउंटेंसी, और उनके पास लीगल टेंडर हो। अगर ये चार चीज़ें एक जगह आके मिल रही हैं तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बॉडी कहलाएगी। पहली बात ये क्लियर होगी। तो एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स का नाम एक बाय द वे नाम है। इसमें चार्टर्ड पहले क्यों लिखा गया, सर्टिफाइड बाद में क्यों लिखा गया? शायद इस वजह से लिखा गया था ताकि इन्फोर्स हो सके कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रिकग्नाइज्ड बाय लॉ हैं और प्लस ये सर्टिफाइड होते हैं टू एक्ट एज एन अकाउंटेंट। तो शायद इसलिए ये नाम रखा गया था। चार्टर्ड का लफ्ज़ आगे लिखा हुआ है या पीछे लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूके के अंदर अगर हम बात करें तो यूके के अंदर बाय द वे ACCA इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जो यूके के गैप हैं उनकी जो रेलिवेंट अकाउंटेंसी बॉडी है वो है FRC, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, और ACCA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ख़ास तौर पे यूके के अंदर जितने भी रिपोर्टिंग्स यानी यूके गैप क्रिएट होते हैं या अकाउंटिंग की रेगुलेशंस आती हैं या लीगल रेगुलेशंस आती हैं विद रिगार्ड्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसको ACCA रेगुलेट करता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूके। एंड लाइकवाइज, क्योंकि मैंने आपको अपने पहले वाले सवाल के अंदर ये बताया था कि ACCA का पहले दिन से ऑब्जेक्टिव ये था कि हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे हम अपनी एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऑर्गेनाइजेशन जहां पे चंद लोग साथ मिलके बैठे हैं, तो जितने भी मेंबर्स बनेंगे वो सब साथ मिलके बैठे हैं। तो आज की तारीख में अगर लगभग 2 लाख मेंबर्स हैं फॉर एग्जांपल ACCA के, तो ACCA के सारे हम जैसे फेलो मेंबर्स या हम जैसे एसोसिएट मेंबर्स वो सब उस बॉडी का पार्ट हैं। तो जब सब सारे के सारे लोग साथ मिलके बैठे तो उनकी ग्लोबल आउटरीच होनी चाहिए है, ये ACCA का पहले दिन से ऑब्जेक्टिव था। इसीलिए ACCA ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। ACCA एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है। हाँ, पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, पीरियड। अब इसके ऊपर और बहस नहीं चाहिए। अच्छा, किसी ने नहीं मानना होगा ना, आपके फुप्पो के रिश्तेदार ने, तो वो नहीं मानेंगे, और वो जब नहीं मानेंगे तो आपने उनके ऊपर एफर्ट नहीं करनी है बेटा। क्लियर होगी बात? अच्छा भाई, ये सवाल मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आया था और ये सवाल एक्चुअली थोड़े देर से पहले आया था, लेकिन बड़ा मुझे लगा कि इस टॉपिक से बड़ा रेलेवेंट सवाल है, तो ये सवाल मैं ज़रा लेना चाहूँगा। सर, मैंने अभी पाकिस्तान की एक फ़र्म में काम करना स्टार्ट किया है और इस फर्म के बाद जाके मैंने ये बात को कंक्लूड किया कि ACCA इज़ ऑफन कंसिडर्ड इन्फीरियर टू CA। ACCA इज़ ऑफन कंसिडर्ड इन्फीरियर का मतलब कमज़ोर कंसिडर किया जाता है, कमतर कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। भाई, पहली बात तो ये बात क्लियर कर लें कि ये जो सुपीरियॉरिटी ट्रैप है ना, इसके अंदर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज के ज़माने में तो सुपीरियॉरिटी ट्रैप के अंदर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज के ज़माने में कोई सुपीरियर नहीं है। चंद दिन पहले ना लोग जो कि चंद
बेसिक लैंग्वेज के अंदर कोडिंग कर लिया करते थे ना, वो आईटी के चैंपियंस कहलाते थे। आज एआई आ चुका है, आज ग्लोबली एजुकेशन इवॉल्व कर चुकी है, तो जो पुराने कोडर्स थे या तो वो अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं या कम से कम उनका भरम तो टूट चुका है कि यार भाई हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमें तो कोड करना आता है, हमें तो कोड करना आता है। अब नए आने वाले स्टूडेंट्स, नए आने वाले आईटी एक्सपर्ट्स अक्सर ज़्यादा बिजनेस वेंचर्स लॉन्च कर रहे हैं, ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर अप टू डेट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये सुपीरियोरिटी ट्रैप जो है ना, ये आज के ज़माने में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ये ऐसी बात है कि मिसाल के तौर पे चंद अरसे पहले लोग ये कहते थे कि यार अगर आपको कैमरा पे आना है ना, अगर आपको मीडिया के ऊपर आना है तो आपको कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट होना पड़ेगा, आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए है कैमरे को फेस करने के लिए, तभी आप टॉक शोज़ कर सकते हैं, तभी आप कोई शो होस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में तो ऐसा नहीं है। मुझे जैसा इनएक्सपीरियंस बंदा भी आपके सामने बैठ के ये सारी स्टोरी सुना रहा है, तो इसका मतलब चीज़ें इवॉल्व हो चुकी हैं। विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, एनीवन कुड कम अप टू द सोशल मीडिया एंड डू एनीथिंग। दे कैन शो दे कैन शो कास्ट देयर परफॉर्मेंस वेरी इजीली। तो अब वो जो ट्रेडिशनल राउट होते थे, जो आपके हो सकता है 20 साल पहले जो बहुत सारे लोग आपके जानने वाले आपको राय देते हों, वो आज की ज़माने में वैलिड नहीं है। मैं आपको इसके ज़रिए ना एक मिसाल समझाता हूँ। मैं एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करता था। जो मेरा बॉस था वो हेड ऑफ अकाउंटिंग था। और जो मेरा बॉस था ना, जो कि हेड ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस था, वो बहुत ही अच्छे इंसान, वेरी लिटरेट, वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सारी चीज़ें ग्रिप के ऊपर थी, वेरी नाइस पर्सन। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तो बीकॉम किया था, मुझे सब आता है, मैंने बीकॉम किया था। तो वो बीकॉम किया हुआ बंदा, अच्छा वो क्या बताने लगे, बताने का मतलब ये था, वो कहने लगे जिस ज़माने में बेटा मैंने बीकॉम किया था ना, उस ज़माने में बीकॉम पाकिस्तान में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मानी जाती थी। चंद एक आध सीएज होते थे, लेकिन बाकी सारा जो चीफ अकाउंटेंट हुआ करता था, पहले पाकिस्तान में बड़ा ये रोल नाम का हुआ करता था चीफ अकाउंटेंट, आज तो इतना नहीं चलता, लेकिन जो चीफ अकाउंटेंट हुआ करता था, जो इफेक्टिवली चीफ अकाउंटेंट हुआ करता था, वो हुआ करता था असल कोई ऐसा बंदा जिसने बीकॉम का पेपर पास कर लिया। बाकी चंद गिने चुने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते थे। इसके अलावा हमारे ज़माने में तो जब मैंने 1980s के अंदर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बीकॉम किया, तो दिस वॉज द हाइएस्ट क्वालिफिकेशन पॉसिबल, तो मैंने तो वो किया हुआ है। लेकिन क्या आज आप बीकॉम करके इतने सक्सेसफुल हो सकते? एक और मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरा कोई ACCA का पेपर पास हुआ, और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की हुई थी कि अल्लाह ताला मेरा अगर ACCA का पेपर पास हो गया ना, तो मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नंबर, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं 100 शुक्राने के नफिल पढ़ूंगा, मेरा ACCA का पेपर पास हो जाए। अल्लाह का शुक्र है वो हो गया, तो मुझे 100 नफिल पढ़ने थे। तो मैं मस्जिद के अंदर जाता था, अक्सर नमाज़ पढ़ने जाता था, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो अपने नफिल पूरे करने में लग जाता था। तो एक दिन एक साहब मेरे पास आए, माशाल्लाह बड़ी दाढ़ी सब कुछ था, वो मेरे पास आए, वो मुझे कहने लगे कि यार मैंने अक्सर आपको देखा है कि जब नमाज के बाद जब फारिग टाइम होता है तो आप बहुत ज़्यादा कसरत से नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, आप इसका मतलब नफिल अदा कर रहे हैं? मैंने बोला जी मैं नफिल अदा कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला माजरत अगर मैं आपसे पूछ सकूँ कि आप किस बात की नफिल अदा कर रहे हैं? मैंने उनको बताया कि भाई मैंने ऐसे शुक्राने की नफिल अल्लाह ताला से दुआ की थी, मुझे ये लगता है कि मेरी दुआ कबूल हो गई, तो इसलिए मैं शुक्राने की नफिल अदा कर रहा हूँ, वैसे भी अदा करने चाहिए, मैं अदा कर रहा हूँ। अब उन्होंने मुझे अपना वाक़या सुनाना शुरू किया। बोले आपने कितने नफिल मांगे? मैंने बोला मैंने 100 नफिल मांगे थे। बोले यार पता है मैंने बीकॉम किया हुआ है, मेरे ज़माने में, उन्होंने कोई 1980s या 90s का बताया, कह रहे मेरे ज़माने में जब मैंने बीकॉम किया था ना, तो मैंने 1000 नफिल मांग लिए थे। और शायद उस ज़माने में कह रहे हैं कोई चंद लोग पास हुआ करते थे बीकॉम, चंद लोग कराची के अंदर ऐसा हुआ करता था भाई बीकॉम पास हो गया तो रिश्ता भेज दो इसका। तो उन्होंने जो बताया कि मैंने 1000 नफिल मांग लिए थे, 1000 नफिल पूरे करते 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 उन्होंने बोला मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी, लेकिन मैंने 1000 नफिल मांग लिए थे। वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि हो सकता है आपको पुराने लोग ये बोलें कि यार ये जो होता है ना वो CA ही होता है, जो होता है ना वो ICAP ही होता है, जो होता है ना वो फलाना बॉडी होती है, वो दैट कैन बी इंडिया, दैट कैन बी एनी वेयर इन द वर्ल्ड। सही, नथिंग अगेंस्ट ICAP, ओके, प्लीज़ डोंट गेट इट रॉन्ग ना, मुझे इसी से पैसे दिए हैं ये काम करने के, लेकिन आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद यू। हो सकता है आपको लोग पहले कहते हो कि ट्रेडिशनल राउट ही बेहतर राउट होता है, लेकिन आज नहीं होता ना। बीकॉम पहले चलता था, मेरा बॉस था भाई, मैं क्वालिफाइड था, लेकिन मेरा बॉस था जो हेड ऑफ अकाउंटिंग था, उसको 20 साल लगे उस पोजीशन में पहुंचने के लिए, जिस पोजीशन में मैं 5 साल में पहुंच जाऊं या 10 साल के अंदर पहुंच जाऊं। तो आप लॉजिकली सोचें कि आज वो वाला राउट तो नहीं हो सकता ना। आप सोचें अगर आज कोई बीकॉम कंप्लीट कर ले और बोले कि यार मैं 30 साल में भी हेड ऑफ अकाउंटिंग बन जाएगा, तो वो 300 साल में भी नहीं बन सकता आज के ज़माने में एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी का, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आज इतना कंपटीशन है। तो यू हैव टू इवॉल्व, तो पुराने मेथड्स ख़त्म हो जाते हैं, नए मेथड्स आ जाते हैं। तो प्लीज़ ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना कि भाई पुराने, हमने सुना है कि वो जो CA करता है
वही चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और उसी का करियर बनता है। ये इन्फीरियॉरिटी या ये सुपीरियॉरिटी का ट्रैप है, ये बहस है जो कि आपको आपके गोल्स अचीव करने से रोक देती है। पता चले आप एसीसी और सीए का फड्डा किसी से सुन रहे हो, अपने वालदैन से, अपने ख़ानदान से, जिनका खुद अकाउंटेंसी प्रोफेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, और उस चक्कर में आप ये प्रोफेशन ऑप्ट ही ना करें और बहुत सारी अच्छाइयों से महरूम रह जाएं। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखो, अच्छा ये बात ज़रूर है कि लोग ये मैं एट द सेम टाइम आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये बात ज़रूर है कि हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, चार्टर्ड का मतलब ये होता है कि चार्टर्ड क्वालिफिकेशन या चार्टर्ड एसोसिएशन इज़ एनी एसोसिएशन जिसको किसी आपकी सॉवरेन गवर्नमेंट से एक चार्टर मिला हुआ, एक राइट या प्रिविलेज ग्रांट हुआ हुआ। तो ये बात तो कॉमन सेंस की बात है कि आपके मुल्क की जो लोकल बॉडी होगी उसको क्योंकि लोकल चार्टर मिला हुआ होगा, तो वो रिलेटिवली अपनी सुपीरियॉरिटी को ज़्यादा जाहिर करने की कोशिश करेगी, कोशिश ज़रूर यही करेगी। लेकिन क्या ये चीज़ उतनी ही सक्सेसफुल भी हो जाएगी? ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं। क्लियर? एसीसीए के साथ आप जो है, मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर एसीसीए के अंदर हमें, कुछ बच्चों ने ये भी सवाल किया, इसी सवाल से रिलेटेड सवाल है कि सर एसीसीए के अंदर रहते हुए कभी कभार हमें इन्फीरियर फील भी हो जाता है, हम एसीसीए एफिलिएट हो गए या एसीसीए मेंबर हो गए, हमें इन्फीरियर फील हो रहा है क्योंकि सामने वाला ये कह रहा है मैं तो सीईओ हूँ, तुम तो एसीसीए हो। तो बेटा ये सब बेकार बातें। आप जिस चीज़ का पार्ट हैं वो एक ग्लोबल नेटवर्क है, और अगर आप एक ग्लोबल नेटवर्क का पार्ट हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि अपने ग्लोबल नेटवर्क के एडवांटेजेस ले। आपके पास ग्लोबल नेटवर्क है, एसीसीए के मेंबर्स पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल है, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। जब मिसाल के तौर पे आपके पास इतना पैसा आ जाए, दुबई जाएं, दुबई की कोई नेटवर्किंग इवेंट, कोई डिनर हो रहा हो, वहाँ पे जाके अटेंड करें। एसीसीए की जितनी मीटिंग्स होती हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, उनको जाके अटेंड करें। जो मेंबर्स नेटवर्क पैनल है उनके अंदर आके घुसें, हम जैसे लोगों से जो कि फेलो मेंबर्स हैं एसीसीए के, उनसे कनेक्ट करें। यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस क्वालिफिकेशन एंड दैट यू कैन ओनली डू। तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलें, अपनी क्वालिफिकेशन का आपको जो फ़ायदा पहुंच सकता है उस फ़ायदे को यूटिलाइज करें। मेरे हिसाब से यही सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। हाँ, अच्छा ये बिल्कुल मिलता जुलता ही सवाल है। सवाल ये है कि सवाल बेसिकली ये है कि भाई व्हाट यूनिक प्रिविलेजेस डज एसीसीए ऑफर, एसीसीए का अपना प्रिविलेज क्या है। यानी सवाल ये था ना अभी पहले कि सीए बेहतर है या एसीसीए बेहतर है, तो मैंने आपको बताया कुछ भी बेहतर नहीं है। मॉडर्न टाइम्स के अंदर एसीसीए ज़्यादा, क्योंकि यूके की बॉडी है तो ज़्यादा इवॉल्व होती हुई बॉडी है, तो उसका वो एडवांटेज है। ग्लोबल नेटवर्क है तो वो उसका एडवांटेज है। ये सारे एसीसीए के फ़ायदे हैं। सीए लोकल बॉडी है, लोकल चार्टर मिला हुआ है, तो उनका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उनकी पावर हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा ही नज़र आएगी। लेकिन आपको अपने गोल के ऊपर फोकस करना है, और ये फोकस करना है कि आपकी ग्लोबल आउटरीच, ग्लोबल नेटवर्क होना चाहिए, एंड दैट इज़ इट, राइट। अच्छा, बहुत सारे क्या यूनिक प्रिविलेजेस हैं जो कि एसीसी ऑफर करता है। भाई पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ कि ग्लोबल नॉलेज है सबसे अच्छी चीज़ जो कि मुझे एसीसी की लगती है, क्योंकि मैंने मल्टीपल बॉडीज़ पढ़ी हैं। मल्टीपल बॉडीज़ के बारे में मैंने खुद पढ़ा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो मैंने चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी पाकिस्तान से भी की है, मैंने सीए की क्लासेस भी जाके ली हैं, मैंने आईसीडब्ल्यू की भी किया है, मैंने एसीसी भी किया है। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ असेस करने के बाद मैं आपको एक बात बिल्कुल अथॉरिटी से बता रहा हूँ, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रहा हूँ कि एसीसीए की एकेडमिक्स बहुत अच्छी हैं। और ख़ास तौर पे जो आपके स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं ना, ख़ास तौर पे बोल रहा हूँ, यानी एसबीआर और एसबीएल, ये मैं बोलता हूँ, ये जो क्वालिफिकेशन है ना, इस क्वालिफिकेशन की जो इम्पोर्टेंस है, जो इसकी खूबसूरती है, इसको बहुत निखार देते हैं। ACCA has become a much more groomed qualification, a much more better qualification with the introduction of strategic professional exams SBR and SBL. देखिए ना, मैं क्यों कहता हूँ एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस का जो पेपर है, ये खास तौर पे जो ACCA पढ़ने वाले बच्चे हैं मेरी बात को समझेंगे। एडवांस ऑडिट का पेपर सीए के अंदर भी होता है, ICW के अंदर भी होता है, ACCA के अंदर भी होता है। टेक्निकली सबका कंटेंट सेम होता है, फाइनेंस का पेपर अक्सर सेम होता है, टैक्सेशन का पेपर सेम होता है। लेकिन मैं खास तौर पे समझता हूँ ये जो जैसे एसबीएल का पेपर निकाला, तो एसबीएल का पेपर आपको आपकी बिजनेस एक्यूमेन को जिस लेवल के ऊपर जाके ये लोग टेस्ट कर रहे हैं ना, आई मीन हैट्स ऑफ। एसबीआर का पेपर जब पुराना P2 का पेपर, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर होता था, तो उस जमाने में सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग के ऊपर फोकस करते थे। आज तो एसबीआर का पर्सपेक्टिव बहुत बदल गया है
कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी बनाई आएंगी, इनमें कुछ एडजस्टमेंट्स करो, इनका इम्पैक्ट देखो, इनसे बिजनेस डिसीजंस लो, बताओ कि कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन से बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट कर रही होगी, अकाउंटेंट ऐसा क्यों कर रहा होगा, एथिकल डिलेमास, अकाउंटेंट गलत चीज क्यों करेगा, कैसे एथिक्स के सिनेरियो आते हैं हमारे पेपर के अंदर। आप जरा सुनने वाले सुने, हमारे एथिक्स की जब एसबीआर का सवाल आता है ना और उसमें एथिक्स का सवाल बन रहा होता है तो कैसे बन रहा है भाई, एक नया नया जो है एक एफिलिएट चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट है, उसने कहीं नई नई जगह जॉब ज्वाइन की, उसका बॉस उसको ये कह रहा है कि तुम गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लो, इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा, और अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हारी नौकरी परमानेंट मैं कर दूंगा, ये पक्की हो जाएगी। अब उसके सामने एक पूरी समझ लो पूरी फिल्म चल रही है, जिसके सामने वो बोल रहा है कि भाई मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बॉस बोल रहा है मैं तुम्हारा पे राइज कर दूंगा, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ साथ उस ऑफिस के अंदर तुम्हारी फॉर एग्जाम्पल जोजा यानी तुम्हारी वाइफ भी काम करती हैं, बोलते हैं अगर तुम्हें चाहते हो कि तुम्हारी वाइफ की प्रमोशन हो या तुम्हारी वाइफ की जॉब बनी रहे तो तुम्हें ये काम करना ज़रूरी होगा। कभी ऐसे भी सिनेरियोज बनकर आते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि किसी नई नई मेंबर ने या किसी नए नए मेंबर ने किसी जो है प्रोफेशन को, किसी कंपनी को ज्वाइन किया, उसकी एक मेडिकल इमरजेंसी है, पूरा केस आया है कि मेडिकल इमरजेंसी उनके घर के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से उस अकाउंटेंट के मेडिकल बिल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ही और शी इज़ इन डायर नीड ऑफ मनी, और वहाँ पे आपका बॉस, आपका सीएफओ, आपका चीफ अकाउंटेंट जो कि शायद खुद भी एक मेंबर है, वो खुद भी एक अकाउंटेंट है, लेकिन आपको कोई ऐसा काम करने को कह रहा है जिससे क्रिएटिव अकाउंटिंग हो जाएगी, जिससे आपकी बुक्स ख़राब हो जाएंगी, जिससे रिजल्ट्स सही नहीं जा रहे होंगे, थोड़ी बहुत ट्वीकिंग हो जाएगी, थोड़ी बहुत ज़्यादती हो जाएगी, आपसे कहा जा रहा है ये कर दो, तुम्हारे सारे मसले हम हल कर लेंगे। अब उस वक्त अकाउंटेंट क्या करता है क्या नहीं करता, ये चीज़ पढ़ते हैं आप एसबीआर के अंदर। ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजर्स का इम्पैक्ट, करंट इश्यूज़ का इम्पैक्ट, सस्टेनेबिलिटी का इम्पैक्ट। तो ये जो एसबीआर का कोर्स है या ये जो एसबीएल का कोर्स है, ये पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन को सेट अपार्ट कर देता है। मेरे हिसाब से एसीसी को करने का सबसे बड़ा प्रिविलेज इसके एकेडमिक्स है, सबसे बड़ा प्रिविलेज इसके एकेडमिक्स है। जिस स्पीड से एसीसीए अपने आप को अपडेट करता है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की क्वालिफिकेशन है, तो जिस स्पीड से अपने आप को वो अपडेट करते हैं, मेरे ख्याल से बाकी सब लोग उनको फॉलो ही करते हैं शायद उतनी तेज़ी से। तो मैं आईसीडब्ल्यू का भी मेंबर हूँ, आईसीडब्ल्यू वाले भी अपने आप को अपडेट नहीं करते। खासतौर पे जैसे अगर फॉर एग्जांपल एसीसी है ना, एसीसी का सबसे बड़ा प्रिविलेज ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ या वेस्ट की तरफ शिफ्ट करें, तो एसीसी आपके लिए परफेक्ट है, बिकॉज एसीसीए क्योंकि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। देखिए ना, एक चार्टर यूके ने, ख़ास तौर पे आप समझे ना, तो यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने, ग्रेट ब्रिटेन ने आधी दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत की है, तो ख़ास तौर पे जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे आज तक उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो जब रॉयल चार्टर होता है ना किसी क्वालिफिकेशन के पास, तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया मूव करना, कनाडा मूव करना, यूके मूव करना, आयरलैंड मूव करना, स्कॉटलैंड मूव करना, मिडल ईस्ट मूव करना, माल्टा मूव करना, यूरोपियन अदर कंट्रीज़ के अंदर मूव करना रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर क्वालिफिकेशन। उनके पास चार्टर ही उस जगह का है। तो वेस्ट में मूव करना चाह रहे हो, इवन मिडल ईस्ट में मूव करना चाह रहे हो, तो एसीसी हैज़ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट्स। प्लस आपको ये एक देखना पड़ेगा, एसीसी का एक और बड़ा फ़ायदा मैं आपको ये बताऊंगा, प्रिविलेज जो आपके पास है शायद किसी और के पास नहीं है। यूके के अंदर ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर लूँ तो मैं माजरत कीजिएगा, लेकिन शायद IQF होता है यूके के अंदर, क्वालिफिकेशन की फंडामेंटल गाइडलाइंस होती हैं जिसकी बेसिस के ऊपर यूके के अंदर डिसाइड हो रहा होता है कि कौन सी क्वालिफिकेशन किस चीज़ के इक्विवेलेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर ACCA की बात की जाए, तो ACCA जो यूके के अंदर टॉप मोस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आती है ना, वो मास्टर्स आती है। तो ACCA मास्टर्स इक्विवेलेंट है, मास्टर्स नहीं है क्योंकि मास्टर्स की बॉडी नहीं है ये, लेकिन मास्टर्स इक्विवेलेंट है। यानी जिस आप यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करें या ACCA ग्लोबली कहीं से भी कर लें, तो कहीं का भी ACCA क्वालिफाइड बंदा मास्टर्स क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट है। यानी आप टेक्निकली स्पीकिंग, कोई आपको यूके के अंदर या किसी भी वेस्टर्न कंट्री के अंदर जाके आपको कोई ये नहीं कह सकता कि ओहो आपके पास तो ACCA है, आपके पास तो मास्टर्स नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इक्विवेलेंट, इट इज़ ब्लेंडेड विद इन देयर गाइडलाइंस। प्लस ज़रा सोचो ना, ACCA कितने बेनिफिट देता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतने वेल डिफाइंड बेनिफिट्स कोई और बॉडी दे रही है। मुझे लगता है, ये मेरा अपना तज्जिया है। मिसाल के तौर पे उस दिन मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि अगर आप, ये मैंने पढ़ा है, मतलब कंप्लीटनेस इसकी इंश्योर करेगा, लेकिन मैंने ये पढ़ा है, मुझे कोई बता भी रहा था कि अगर आप ACCA का पहला पार्ट जो फाउंडेशंस का पार्ट होता है ना, आप वो कंप्लीट कर लेना, तो आपके 2 साल बैचलर्स प्रोग्राम में एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। यानी ACCA के चंद पेपर आपके बैचलर्स के 2 साल एग्जेम्प्ट करवा देता है।
तो कितना अच्छा राउट है ना। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरी एक बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी जिसका नाम मरियम था, वो बड़ी तफरी स्टूडेंट थी, हम मजाक भी बड़ा करते थे, वो भी कुछ पेपर्स ACCA के निकाल के बाहर बैचलर्स करने चली गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ACCA का, कहीं और इतना बड़ा फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अगर आपने स्किल्स लेवल तक कर लिए, यानी ACCA वाले 9 पेपर्स तक पास कर लिए, तो वैसे तो आप होते ही बैचलर्स इक्विवेलेंट हैं, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप यूके जाइए, आपका बैचलर्स अपॉन वन थीसिस एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी अपॉन वन थीसिस आपको बैचलर्स वैसे भी फॉर्मली अवार्ड हो जाता है। अगर आपने ACCA क्वालिफाई कर लिया, आप मेंबर बन गए, यानी उस बॉडी का पार्ट बन गए, तो उस बॉडी का पार्ट बन लेने के बाद आप मास्टर्स इक्विवेलेंट हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े बेनिफिट्स और वेल डिफाइंड बेनिफिट्स कहीं नहीं होते, कहीं नहीं होते। सही है ना। तो ये बड़ा प्रिविलेज है, आपके पास ये प्रिविलेज है, मेरा नहीं ख्याल बाकी किसी और के पास प्रिविलेज है। और बाकी देखें, ओवरऑल जो है ना, आपको हमेशा अपने ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि यार बस क्वालिफिकेशन आपको सब कुछ दे रही है। आई मीन मुझे अपना टैलेंट भी आगे लेके आना पड़ेगा। तो इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स अबाउट हाउ वेल मेंटोर्स यू गेट, हाउ वेल टीचर्स यू गेट, हाउ वेल कनेक्टेड फ्रेंड्स यू गेट, व्हाट सर्कल यू आर इन। मुझे याद है जब मैंने ACCA स्टार्ट किया ना, मैं अक्सर मिसाल देता भी हूँ कि जब मैंने ACCA स्टार्ट किया तो अक्सर मुझे मेरे दोस्त बोला करते थे, हर रोज़ मिलते हैं, एक मेरा दोस्त था मुझे हर रोज़ मिलता था, और ACCA हो गया? नहीं हुआ भैया, अभी चल रहा है। दूसरे दिन आता था, रास्ते में से गुजरा है, गली में से गुजरा है, और ACCA हो गया। अभी मैंने बोला, अभी तूने कल ही तो पूछा है मेरे भाई, इफ़ यू हैव जस्ट आस्क्ड मी येस्टरडे, हाउ कैन इट बी कंप्लीट बाय टुडे यार। तो मस्ती करने वाले लोग मस्ती करते रहते हैं, लेकिन वो आज भी मस्ती ही कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी जगह पहुंच गए। तो फोकस इस बात पे करना चाहिए कि आप अपने अंदर भी टैलेंट लेकर आएँ, अपने आप को भी ग्रूम करें। क्वालिफिकेशन आपको वो अपॉर्चुनिटी दे देती है कि आप ग्रूम होने के काबिल हो जाएं, लेकिन ग्रूम आपको अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा। उसके लिए आप जब चाहे मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे सवालात ऐसे भेज सकते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजते हैं, तो शायद मैं भी आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। और ऑलवेज स्टे ट्यून्ड। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक ACCA का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताता चलूँ, जो मुझे लगता है, जब ACCA के ऊपर बात हो रही है, पूरा एपिसोड है ACCA के ऊपर है, तो ये भी बताता चलूँ कि ACCA की शायद सबसे ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं बाकी दूसरी बॉडीज़ के साथ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि मेंबर्स के ना पाथवेज बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ACCA मेंबर हैं, आपको चंद साल एक्सपीरियंस के हो चुके हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की चार्टर्ड अकाउंटेंसी डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं। कनाडा जाएं, डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इन देखो, ACCA अनलाइक एनी अदर बॉडी, ACCA का पहले दिन से ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ग्लोबल अकाउंटेंट्स की एसोसिएशन है, हम लोकल अकाउंटेंट्स की एसोसिएशन नहीं है। हम छोटी सी अपनी मस्जिद नहीं बनाना चाह रहे, हम अपने अपने कंटेंट को, हम अपनी क्वालिफिकेशन, हम अपने प्रोफेशन से इतना प्यार करते हैं कि हम ग्लोबल आउटरीच चाहते हैं। तो इनके दुनिया भर के सारे सारे जितने भी रेगुलेटर्स हैं, जितनी भी अकाउंटेंसी बॉडीज़ हैं, उन सब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, एंड ग्रेट ब्रिटेन की वजह से वैसे भी बहुत अच्छे हैं। एक और स्टूडेंट का सवाल आया है, जिस स्टूडेंट का सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि सर, वाई इज़ देयर अ नीड फॉर ACCA अलॉन्ग साइड लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज़। यानी अगर दुनिया में कोई लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है, ऑलरेडी तकरीबन हर मुल्क के पास उनकी अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी होती है, अब तो UAE के अंदर भी इस्टेब्लिश हो गई है। तो अगर दुनिया के हर तकरीबन मुल्क के पास एक लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है, तो उसके साथ साथ ACCA की ज़रूरत ही क्या है? मतलब आप ये क्यों कॉन्सेप्ट हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ACCA इज़ अ ग्लोबल बॉडी और इसकी ग्लोबल रिकग्निशन होनी चाहिए, इसका एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज नहीं है, आप क्यों कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं हमको? देखिए, पहली बात तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सही है ना, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट, कैंडिड विद वाई। तो देखें, बात सारी ये है कि दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले हो चुकी है, बहुत पहले हो चुकी है, और जो लोग इस ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा उठाते हैं ना, और अपनी मार्केट्स को, अपने माइंडसेट को ओपन करते हैं, तो ओपन मार्केट की वजह से ग्रोथ आती है। क्लोज्ड मार्केट नहीं होनी चाहिए, ओपन मार्केट होनी चाहिए। आप मतलब थोड़ी देर के लिए ज़रा सोच लें कि अगर कोई बोले कि यार दुनिया में CFA इज़ अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, वेरी वेल रेप्यूटेड। तो अगर दुनिया में CFA ना होता, डू यू थिंक कि जितना फाइनेंस का कंटेंट अब तक इवॉल्व कर चुका है, और जितना फाइनेंशियल एनालिस्ट आज भारी भरकम अमाउंट्स कमा रहे हैं, जितना स्टॉक मार्केट, जितना बिटकॉइन, जितनी ये प्लेटफॉर्म्स आगे जा चुके हैं, ये इतने जा सकते थे? नहीं जा सकते थे। US के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वॉर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया।
एक उम्दा तरीन यूनिवर्सिटी है फॉर फाइनेंस, यानी दुनिया के अंदर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, वॉटन स्कूल, दुनिया के अमीर तरीन लोग जाने की सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज द हब ऑफ फाइनेंस। यानी लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें सीखना है ना कि अकाउंटेंसी या फाइनेंस क्या है, तो आप वहाँ से जाके अपना मास्टर्स करें, आपको लग पता जाएगा कि दुनिया में फाइनेंस क्या होती है, बिकॉज दे आर सो ऑथेंटिक। उनके अपने रिसर्च पेपर्स होते हैं, दुनिया में कितने मॉडल्स हैं जो कि वहाँ से जनरेट हुए हुए होंगे। अक्सर बच्चे ये जो जो इसी से पढ़े होते हैं ना, वो एक मॉडल पढ़ते हैं जैसे मॉडिग्लियानी एंड मिलर। तो मॉडिग्लियानी एंड मिलर जो थे वो किसी ACCA या CA की बॉडी में बैठ के ये सब नहीं बना रहे थे, ये इन्हीं मास्टर्स के स्कूल में थे जो कि बैठ के ये सब चीज़ें डेवलप कर रहे थे, जो कि आज हर कोई फॉलो करता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब लोग ओपन हुए ना। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर, वॉटन स्कूल के अंदर कितने पाकिस्तानी जाते हैं, करोड़ों रुपए का। एक ज़माने पहले मेरा एक जानने वाला था जिसने वहाँ से मास्टर्स किया था, उस ज़माने में 3-4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे सिर्फ उस स्कूल की ट्यूशन फीस के। आज तो पता नहीं कितने होते होंगे, 15-20 करोड़ रुपए होते होंगे। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, जो बंदा 15-20 करोड़ रुपए किसी स्कूल के अंदर जाके खर्च कर रहा है और वो खर्च कर सकता है, तो उस स्कूल का क्या लेवल होगा कि वो इतनी फीसेस लेते हैं। वो क्या लेवल होगा कि एक बच्चे से 15 करोड़ रुपए ले रहे हैं। हम एक बच्चे से 15 करोड़ रुपए ले लें तो अगली बार हमें पढ़ाने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो क्या चीज़ डेवलप कर रहे हैं। अब कोई अगर ये सोच के बैठ जाए, अगर आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ये कानून नाफिज कर दें कि जो बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़कर आएगा उसको हम पाकिस्तान के किसी कंपनी का CFO नहीं बनने देंगे, तो इसमें बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? बड़े बेवकूफ़ तो हम ही होंगे ना भाई, क्योंकि वो कुछ सीख के आया है, रादर देन कि उस सीखे हुए से कुछ नॉलेज लें और ख़ुद अपने आप को उससे भी बेहतर जाके डेवलप करें और फिर उनको जाके वो चीज़ पढ़ाएं, उससे बेहतर जाके वो चीज़ पढ़ाएं। हम कभी कभार क्या करते हैं कि बीइंग साउथ एशियंस अपनी मार्केट्स को क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं, रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों, जिसका नुकसान होता है। मैं सारी ऑडियंस को बोल रहा हूँ जिसका नुकसान होता है। यू हैव टू बी ओपन। देखिए ना, आप और मैं बात करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी और मेरी बातों से ये एक शो स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से पता नहीं कितने लोगों का भला हो रहा होगा। तो बहस तो सिर्फ आपकी और मेरी हो रही थी, लेकिन आपकी और मेरी बहस से शायद किसी थर्ड पार्टी का फ़ायदा हो रहा होगा। तो you have to be open for a discussion, and that's my whole point. So should there be ACCA alongside local chartered accountancy bodies? जब locally chartered, जब locally government authorized bodies हैं, तो क्या किसी global qualification की ज़रूरत है? मैं तो कहता हूँ सारी qualifications को global होना चाहिए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई ACCA सबसे ज़्यादा ACCA ग्लोबल है तो भाई ACCA को कोई कोई सितारे इम्तियाज़ दे दें हम जाके। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ICAP को इससे भी ज़्यादा ग्लोबल होना चाहिए, ICW को इससे भी ज़्यादा ग्लोबल होना चाहिए, सिमा को, ICMA को, सबको ग्लोबल होना चाहिए। बिकॉज जब अकाउंटेंसी बॉडीज ग्लोबल होंगी तभी तो निखार आएगा, तभी तो निखार आएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से तो सब ग्लोबल होना चाहिए। और बाय द वे मैं आपको सच बात बताऊं, सब ग्लोबल होते जा रहे हैं। ICMA, जहाँ का मैं चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ, उन्होंने अपने आप को तब्दील किया, बोला ग्लोबल है। सिमा बोलता है कि हम ग्लोबल है। ICW भी अपने आप को बोलता है हम ग्लोबल है। ICAP भी कहता है कि हम ग्लोबल है। लेकिन देखिए, बात सारी ये है कि मैं कहता हूँ कि ग्लोबल कहने से और ग्लोबल होने में बड़ा फ़र्क है ना भाई। ICAP है, मैं बार बार ICAP मेरे मुंह से निकल जाते हैं क्योंकि अक्सर बच्चे ICAP करते रहते हैं। ICAP की बात नहीं कर रहा, किसी की भी बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ICMA है, तो ICMA अपने आप को कहता है कि भाई हम ग्लोबल है। लेकिन देखिए, ग्लोबल कहने से आप ग्लोबल हो नहीं जाते ना। क्या आपका जो कंटेंट है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है? सवाल। क्या आपके टीचर्स ग्लोबली अवेलेबल है? सवाल। क्या आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स ग्लोबली अवेलेबल है? सवाल। क्या आपका जो जो प्लेटफॉर्म है क्या वो इतना यूनिफॉर्म, स्टैंडर्डाइज्ड, अप टू डेट है कि पूरी दुनिया में एक जैसे एग्जाम हो रहे हैं? पूरी दुनिया में ACCA एक जैसे एग्जाम कंडक्ट करता है। फॉर दैट सेक अगर आप ACCA को कंपेयर करें कैम्ब्रिज से, जो कि OA लेवल्स कराता है फॉर एग्जांपल, या एडेक्सल वालों से कंपेयर करें, तो कैम्ब्रिज वाले भी पूरी दुनिया में एक जैसा पेपर नहीं ले पाते क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स ग्लोबल हो ही नहीं पाते हैं उनके। लेकिन ACCA इज शुड बी वेल रिकग्नाइज, शुड बी अप्रिशिएटेड ऑफ द फैक्ट कि वो दुनिया भर में ग्लोबल एग्जाम्स लेते हैं एट द सेम टाइम। वन ऑफ दोज बॉडीज जिसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। एक किसी साहब ने मुझसे ये बोला कि यार यासिर, तुम मवाजना तो करो, ACCA और X क्वालिफिकेशन बराबर कैसे हो सकती है? X क्वालिफिकेशन इतनी प्रीमियम है कि इसके 20,000 लोग हैं खाली, और ACCA इतनी जनरल है कि इसके 2 लाख मेंबर्स हैं।
तो एक एलीट यूनिट जिसके सिर्फ 20,000 लोग हैं और एक ऐसा यूनिट जो कि इतना जनरल है कि 2 लाख उसके मेंबर्स हैं, तो ये कैसे आपस में compete कर सकते हैं? ये तो एलीट लोग हैं, ये तो जनरल लोग हैं। तो भाई जवाब इसका ये है कि ये जो जनरल लोग हैं ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और जब आप दुनिया की मार्केट को कंसिडर करते हैं तो 2 लाख होना, 2 लाख आउट ऑफ 6 बिलियन पीपल इज नथिंग। They are still more elite with more presence as compared to any other body. So you, my dear friends, you have to be smart. You have to come up with arguments which supports your qualification, which supports the idea, which supports your decision. So please be aware of that. All right. हाँ भाई, और सवाल आ गया भाई, एक और सवाल। अच्छा भाई, सर क्या मुझे ACCA कर लेने के बाद कोई और चीज़ परसू करनी चाहिए, जैसे हम ICAP परसू कर लें या ICW परसू कर लें? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है कि मेरा एक बड़ा डियर फ्रेंड था, क्लास फेलो, वो EY के अंदर जब उसने दुबई में इंटरव्यू दिया और आर्टिकल्स कर चुका था, फिर वहाँ पे EY में मेरे ख्याल से नहीं, EY के बाद ही वॉज गिविंग, EY से उसने आर्टिकल्स की दुबई से, नॉट फ्रॉम कराची का लड़का था, लेकिन EY से मेरे ख्याल से उसने अपनी आर्टिकल्स की। ही वॉज गिविंग एन इंटरव्यू एंड डेलॉयट, और शायद असिस्टेंट मैनेजर या उस ज़माने में मैनेजर के लिए दे रहा था। तो उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि और आगे तुम्हारा क्या प्लान है? तो जब और आगे क्या प्लान है से पूछा जाता है ना, तो वो पूरा चाह रहे थे कि आपका करियर एस्पिरेशन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, किस रोल में अपने आप को देखना चाहते हैं। उसने वही पाकिस्तानी माइंडसेट के हिसाब से बोला कि यार मैं ICW परसू करने का सोच रहा हूँ ताकि मैं और पढ़ लूँ। यार उसने इतना बुरा माना इस बात को, उसने बोला आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सेइंग दिस। आई मीन इफ़ यू आर ऑलरेडी ACCA, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग ICW? आई डोंट टेक इट वेल। तो उसने अपनी पोजीशन को इम्प्रोवाइज़ किया। उसने बोला कि यार ये मुझे पता लगा कि उनके माइंडसेट में ये कितनी अहमकाना बात है। मेरा बैचमेट था डिलॉयट का, जो कि PwC UK के अंदर जो है उसने अप्लाई किया था। उसने भी मुझे सेम एग्जैक्ट स्टोरी बताई कि उसने बोला कि मैं क्योंकि वो डेस्परेट था PwC UK जाने के लिए, और आज से वो कोई 5-7 साल पहले गया था। तो मुझे कहने लगा ऐसे मैं बड़ा डेस्परेट था वहाँ जाने के लिए, तो मैंने उनको छूटते ही बोला कि वही पाकिस्तानी माइंडसेट, क्योंकि यहाँ पे तो आग पे पप्पो चाचा मामा खालू आपको यही सुनाते रहते हैं ना, CA, उनको चार्टर्ड का मतलब तो पता नहीं होता। तो मैंने उनको छूटते ही बोला कि भाई मैं तो ICW परसू करना चाहता हूँ, और ये सारे सीन। उन्होंने इतना बुरा माना, उन्होंने बोला यार मतलब आई मीन क्या आपने ACC सही से नहीं पढ़ा था क्या? मतलब व्हाट्स द पॉइंट? नोबडी डज ICW आफ्टर ACC, मतलब ये तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो उनको डिसीजन के पीछे रैशनल समझ में नहीं आया, कोई लॉजिक समझ में नहीं आई, तो उन्होंने बुरा माना। नॉट एज के ICW कोई बुरी चीज़ है, उन्होंने बोला यार यार मुझे इस बात का कोई रैशनल समझ में नहीं आ रहा, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो बाकी ACCA के साथ कोई और आपको कोई चीज़ करने की वैसे बजाते खुद कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे CFOs ऐसे देखे हैं, आई कैन नेम दोज पोजीशंस। फॉर एग्जांपल गदून टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का CFO ACCA है, सीमेंस का जो CFO है ACCA है। मैं कुछ बैंक्स को ऐसे जानता हूँ जिनके CFOs प्योर ACCA और कुछ नहीं, सही है, तो प्योर ACCA हैं। तो ACCA होना इवन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी विद द रेलिवेंट एक्सपीरियंस, सिर्फ क्वालिफिकेशन आपको उस लेवल तक नहीं पहुंचा सकती। ये लिख के रख लो, तुम 4 मरतबा CA कर लो, कुछ नहीं होगा। तुम्हें काम करना पड़ेगा, प्रोफेशन को वक्त देना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी देनी पड़ेगी, तो आपको टॉप पे पहुंचा देंगे हम। ये इस प्रोफेशन का वादा है, ये इस प्रोफेशन का अल्टीमेट आउटकम है। ये सबके साथ होता है। मुझे नहीं नज़र आते कोई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि पैसे ना कमा रहे हो, मुझे तो नज़र नहीं आते भाई। हाँ, एक का आधा हो सकता है जिसका 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो। जब एक बंदा 7-8 साल गुजार चुका होता है ना, मुझे नज़र नहीं आते ऐसे लोग जो कि पैसे नहीं कमा रहे। और अगर वो नज़र नहीं आ रहे ना, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें, आप मुझसे रीच आउट करें। आई विल मेक श्योर टू हेल्प यू, मेंटोर यू कि वाई यू आर नॉट अर्निंग मनी। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमेशा पैसे कमाते हैं किसी भी क्वालिफिकेशन के। तो ACCA से भी आप अल्लाह का शुक्र है पैसे कमा लेंगे, वक्त देना पड़ेगा इस प्रोफेशन को, ठीक है ना? आपने कभी कोई सर्जन गरीब देखा है? नहीं देखा ना। तो वो सर्जन बनता है ना, वो छोटी छोटी क्वालिफिकेशंस आगे परस्यू करता चला जाता है, अपने बालों को सफ़ेद कर देता है, लेकिन वो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम बोलता हूँ 35-40 में सर्जन होता है। 35-40 में आप 35-40 क्या होता है यार? 35-40 में तो मतलब मज़े शुरू होते हैं। तो आप 23 साल के हैं, आपको लग रहा है यार 35 तो 12 साल बाद जाके आएगा, पता नहीं हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप छोड़ो भाई, आप ये क्यों पैसे के पीछे लगे हुए मेरे भाई? आप सिर्फ आगे बढ़िए। आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ 35 पे यू विल बी रिच, एंड व्हेन यू आर रिच जो ज़िंदगी जो भाई, स्विट्ज़रलैंड जाके बैठ जाना, वहाँ पे जाके स्विट्ज़रलैंड जाना,
ज़िंदगी में अगर तूने स्विट्ज़रलैंड जाने का भी प्लान नहीं किया हुआ आफ्टर होली प्लेसेस, तो फिर तो आप गलत हैं भाई, जाएँ वहाँ पे, तो कोई मसले की बात ही नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल आगे आपको कुछ और परसू करने की ज़रूरत है, और कुछ और परसू करना मुश्किल भी बहुत है ना। आईसी देखो मैंने क्यों किया परसू कुछ, मैंने आईसी में किया, मैंने आईसीडब्ल्यू किया, मैंने क्यों किया भाई, मेरे करने की पीछे वजह ये थी कि मैं बहुत यंग एज में क्वालिफाई हो गया था। मैं तो अभी भी 18 साल का ही हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन मैं यंग एज में क्वालिफाई हो गया था। तो क्योंकि मैं यंग एज में क्वालिफाई हो गया था, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी बहुत थी पढ़ने की, मेरे पास था नहीं ज़िंदगी में और कुछ करने के लिए, तो मैंने अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ किया। लेकिन मुझे कोई नीड नहीं पेश आई कि यार मैं कोई आईसीडब्ल्यू करूँगा तो फ़ायदा होगा। आज भी मैं आपके सामने एज अ फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट ही बैठा हूँ ना, आप लोगों को पता हो या ना पता हो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो आपके सामने एज एन FCC ही बैठा हूँ, डजेंट मैटर, ठीक है। अच्छा अच्छा, चंद लास्ट सवाल रह गए हैं, प्लीज़ ज़रा इसको ले लेते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है ये, और वो बड़ा बड़ा क्रोनोलॉजिकली मुझे जवाब देना इसका ज़रूरी है। सवाल ये है कि सर ACCA के बाद जॉब क्या लगती है। तो भाई ACCA के बाद आप सबसे पहले अपना करियर स्टार्ट करेंगे। जनरली ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं करियर स्टार्ट करना ऑडिट फर्म के अंदर, कंपनीज़ के अंदर, सच एज यूनिलीवर, सीमेंस, रैकेट बेंकीज़र, ट्राईपैक, IGI, गदून, टब्बा ग्रुप, लकी सीमेंट, यू नेम, हज़ारों कंपनीज़ होंगी जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। आप कहीं भी ACCA की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऑडिट को प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑडिट के अंदर आपको बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर काम करने का मौका मिलता है एक ही दफ़ा के अंदर। तो भाई क्लियर बात है कि आप जब ACCA क्वालिफाई कर लेंगे, तो अक्सर लोगों की ACCA क्वालिफाई करने से पहले ही जॉब हो चुकी होती है, वरना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, एक एकेडमिकली थ्योरेटिकल प्रैक्टिस ये होगी कि आप ACCA क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई करने के बाद 3 साल का आपका बहुत गंदा रगड़ा है, 3 साल तक आप हाउस जॉब की तरह बहुत भरपूर काम करेंगे, और 3 साल के बाद जब आप सारी ट्रेनिंग कर चुके होंगे, ट्रेनिंग के दौरान आपका ऑब्जेक्टिव पैसे ज़ीरो है, पैसे नहीं मिलते ट्रेनिंग के अंदर। दुनिया में तो नहीं, दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान इंडिया है, यहाँ पे ट्रेनिंग के पैसे खास नहीं मिलते क्योंकि वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं। तो टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। 3 साल रगड़ा खाओगे, उसके बाद तुम जाओगे एक मोर परमानेंट जॉब के ऊपर। परमानेंट जॉब के लिए बहुत कुछ लोग लोकल जॉब लेते हैं, कुछ लोग फॉरेन जॉब के लिए चले जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जो है वो फॉरेन अब्रॉड जाते हैं, अब 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद दे मूव अब्रॉड। तो ये एक कॉमन फिनोमेना आजकल देखा जाता है। आई मीन 7 से 10 साल इनटू द प्रोफेशन यू आर रिलेटिवली सीनियर, एंड 10 से 15 साल इनटू प्रोफेशन यू आर ऑन ऑटो पायलट मोड। 10 से 15 साल जब आपको प्रोफेशन के अंदर हो जाते हैं ना, तब आप ऑटो पायलट पे चल रहे होते हैं, आपकी गाड़ी खुद ही चलती है। यानी उस वक्त आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की ज़रूरत नहीं होती, आपको किसी को कोई चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, आपके घंटों की भी कीमत होती है। आप मिसाल के तौर पे किसी कंपनी के CFO बन गए होते हैं, या बोर्ड में चले गए होते हैं, या एक सीनियर मैनेजर बन गए होते हैं, उस वक्त आपके सिर्फ दिमाग की कीमत होती है। आपके पास जो तजुर्बा, जो इतनी सारी कंपनीज़ को ऑडिट करना, देखना, कितने दिन कितनी रातों का जो एक्सपीरियंस है, जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज करने का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस से आपकी एंटिटी आपसे फ़ायदा उठा रही होती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के अंदर आपसे फ़ायदा उठा रही होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर होती है बात ये। और बहुत सारे लोग जो कि बाहर जा चुके होते हैं, उनको भी 10 से 15 साल इनटू द प्रोफेशन दे आर ऑन ऑटो पायलट मोड, वो परमानेंट वेकेशंस के ऊपर होते हैं, आप समझ लें। सही है ना। 10 से 15 साल इनटू द करियर जनरली ये देखा गया है, जो अच्छे लोग होते हैं दे आर इनटू परमानेंट वेकेशन। उनके सिर्फ दिमाग से काम करते हैं, हाथ का काम उनको कम करना पड़ता है। अच्छा भाई, फिर इसके बाद आ जाते हैं, एक सवाल बड़ा अच्छा आया है जी सर, भाई बड़ा पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं आपको टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में इसकी जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर व्हाट इज़ द टिपिकल सैलरी ऑफ एन ACCA होल्डर। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे एंट्री पॉइंट तो बहुत लो है। पाकिस्तान के अंदर एंट्री पॉइंट के अंदर आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलने वाले, और मिले ना भी तो बस सही। ऑडिट फर्म के अंदर अगर आप जा रहे हैं ना, तो ऑडिट फर्म आप समझ लें आपके लिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह है। जैसे डॉक्टर्स अपने से कहते हैं ना कि यार अगर हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हाउस जॉब हो जाए ना, तो हालांकि गवर्नमेंट में पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना आपको हर तरीके का पेशेंट देखने को मिल जाता है। तो ऑडिट फर्म भी इसी तरह। ऑडिट फर्म में पैसे बिल्कुल भी नहीं बनते, रात रात लग रही होती है, आप पागलों की तरह काम कर रहे होते हैं। जब तक आपके सारे कजन्स, आपके दोस्त ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होते हैं ना, आप ऑडिट फर्म के अंदर अपना रगड़ा, बहुत गंदा रगड़ा खा रहे होते हैं। लेकिन वो 3 साल आपकी इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बताऊं, अगर ऑडिट फर्म आपसे पैसे लेके भी आपको बोले ना कि भाई पैसे दो और फिर आर्टिकल्स करो,
तब भी मैं बोलता हूँ कि ऑडिट फर्म के अंदर आज के ज़माने तक आर्टिकल्स शुरू के दिनों में करना ज़रूरी है, अच्छा है। फ़ायदा ये होता है कि जो शुरू में ऑडिट फर्म के अंदर जाते हैं उनकी नंबर क्रंचिंग बेहतर हो जाती है। बिजनेस एक्यूमेन मुझे नहीं लगता ऑडिटर्स का कोई ख़ास होता है। आज 11-12 साल इनटू द प्रोफेशन बिजनेस एक्यूमेन आने में बहुत ज़माने लग जाते हैं। लेकिन 3 साल में जो आपका नंबर्स के ऊपर ग्रिप होती है, जो आपकी नंबर क्रंचिंग होती है, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो आपका बात करने का तरीका होता है, जो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस, जो पीपल मैनेजमेंट होती है, वो 3-4 साल के अंदर बहुत ग्रूम हो चुकी होती है। एंड देन व्हेन यू स्टेप इनटू द इंडस्ट्री, आपके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को मोल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये तो ऑडिट फर्म का मिनिमम हो गया। मतलब आपका करियर जब स्टार्ट होता है ना, तो आप मिनिमम पे के ऊपर होते हैं, और मिनिमम पे आपको ऑडिट फर्म में मिलती है, इंडस्ट्री में बेहतर मिलती है। मैंने सुना है आजकल के बच्चे मुझे को बता रहे थे कि आजकल अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंपनी जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई 60,000 तक देते हैं एंट्री लेवल पे जो ट्रेनीज आ रहे होते हैं। ऑडिट फर्म में बहुत कम मिलते हैं। तो कम से कम आप ऑडिट फर्म है। मैक्सिमम अपने करियर के अंदर कितना कमाएंगे, व्हाट वुड बी द जॉब ऑफ एन ACCA क्वालिफाइड पर्सन? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। I personally know those CFOs who are taking 4 million Pak rupees per month, and which is a very good amount, you know. They are just ACCAs. They are earning very good money. जाहिर सी बात है, उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। वो देख बात क्या करती है, मैं आपको बताऊं, करियर बनाने के अंदर ना कुछ चीज़ें बड़ी अहम है। करियर बनाने के अंदर मैटर करता है कि आप शार्प कितने हैं। करियर बनाने के अंदर मैटर करता है कि आप नेटवर्किंग के अंदर कितने अच्छे हैं। नेटवर्किंग का मतलब समझते हैं? नेटवर्किंग का मतलब चंद लोग कुछ और चीज़ों से समझते हैं, मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा। नेटवर्किंग का मतलब होता है ताल्लुकात। हाउ गुड योर रिलेशंस आर विद द राइट पीपल सो दैट दे कैन डू यू अ फेवर व्हेन यू नीड इट। दैट्स नेटवर्किंग, राइट? तो आपके नेटवर्क्स हों, आप खुद शार्प हों, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो, और अल्लाह ताला का साथ हो, तो ये 3-4 चीज़ें होती हैं तो आपका करियर बन जाता है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम की, ठीक है ना? तो आई कैन अश्योर यू फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, ये बड़ा अगेन आई बी टेकिंग दिस एज द लास्ट क्वेश्चन। सर, इंडस्ट्री में आर्टिकल्स करना ACCA वालों के लिए ज़्यादा बेहतर है या ऑडिट फर्म के अंदर आर्टिकल्स करना? आई थिंक आई हैव जस्ट आंसर्ड दिस वन। ऑडिट फर्म के अंदर आर्टिकल्स करना ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि ऑडिट फर्म के अंदर जब आप काम करते हैं तो आप मल्टीपल कंपनीज़ का ऑडिट करते हैं। तो 3 साल तक एक कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना, या 10 कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना, या 20 कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखना, मेरे ख्याल से 3 साल में अगर 20 कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लोगे तो नंबर कैचिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्यूमेन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ग्रिप बेहतर बन जाएगी। इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि 3 या 4 साल के आर्टिकल्स के बाद आप कोई बहुत तोप चीज़ हो जाएंगे। ये आपके सिर्फ ख्याल में हो सकता है। जब आप बिज़नेस में आएंगे तो बिज़नेस करने का तरीक़ेकार अलग होता है, बिज़नेस करने की कंडीशंस, वहाँ की पीपल मैनेजमेंट अलग होती है, लेकिन यू विल बी मच बेटर बिकॉज एट द वेरी लीस्ट यू हैव सीन 10 अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज एज वेल। सो यू आर अडेप्टेबल, आप कल्चर के साथ अकोमोडेट हो जाते हैं, आप इस काबिल होते हैं कि अपने आप को मोल्ड कर पाएँ नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। एंड दैट इज़ वाई आई प्रेफर कि शुरू के 2-3 साल कहाँ लगाएं, ऑडिट के अंदर लगाएं, ऑडिट फर्म के अंदर लगाएं। पाकिस्तानी ऑडिट फर्म्स हेल्ड बाय लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वन ऑफ द बेस्ट फर्म्स इन द वर्ल्ड। आई सर्टेनली से कि यहाँ पे काम करने का आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा और सारी ज़िंदगी फ़ायदा होगा। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट करने से मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी कि मैं आगे इन चीज़ों को कंटिन्यू रखूं। कोई भी सवाल हो तो आप हमारे गिवन पर्टिकुलर्स के ऊपर हमें अप्रोच कर सकते हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने आएँ तो उन सवालों को उठाएं जो कि अगेन आपके पूछे गए सवाल हैं। हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में आपका सवाल आ रहा हो। ऑल राइट, so take care. This is all from Yasir Yamin.